गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने ट्रांसड्यूसर के बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमने देखा था कि ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में परिवर्तित करता है, या हम कह सकते हैं कि एनर्जी की किसी भी फॉर्म को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो क्या कहलाता है? ट्रांसड्यूसर कहलाता है। उसके बाद में हमने आउटपुट के बेस पर ट्रांसड्यूसर को दो भागों में विभाजित किया था। सबसे पहला था प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, सेकंड कौन सा था? सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर था। तो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर को हम मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, क्योंकि इसका आउटपुट इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है और नॉन इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। उसके एग्जाम्पल हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद में आपका आता है सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, जिसका आउटपुट हमेशा इलेक्ट्रिकल होगा। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होता है उसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर का एक पार्ट रह गया था, वो था स्ट्रोबोस्कोपिक मेथड। ठीक है, तो स्पीड के लिए, स्पीड मेजर करने के लिए हमारा जो लास्ट पॉइंट था वो कौन सा था? स्ट्रोबोस्कोपिक स्पीड मेथड। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने स्पीड मापन की जो मेथड्स देखे थे उसमें देखा था मैग्नेटिक पिकअप, सेकंड था स्ट्रोबोस्कोपिक, तीसरा कौन सा था? टेक्नो जनरेटर या टेको जनरेटर था। ठीक है, तो स्ट्रोबोस्कोपिक में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहां पर आपका कोई भी लाइट सोर्स है। क्या है? लाइट सोर्स है। ठीक है, और यहां पर आपका क्या है? रोटर है। क्या है? रोटर है। इस रोटर के ये क्या है? पैटर्न है। ठीक है, इस प्रकार से ये तो ध्यान में रखना है कि यहां लाइट सोर्स से जब इस पर क्या होता है? आपका लाइट गिरती है ना? इस पे क्या गिरती है? लाइट गिरती है, तो हमारे अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो स्पीड मेजर की जाएगी, क्या स्पीड मेजर की जाएगी कि 1 मिनट में कितना यहां पर इस पर जो फ्लैश गिरता है। ठीक है, तो 1 मिनट में क्या लिखेंगे? 1 मिनट में फ्लैश की संख्या बटे क्या होगा कि ये जो आपका रोटर है इस पर पैटर्न कितने बने हुए हैं। तो क्या लिखेंगे? रोटर पर पैटर्न की संख्या। तो यहां से आपका फॉर्मूला आ चुका है, स्पीड इक्वल टू यहां पर फ्लैश बटे रोटर पर जो पैटर्न है क्या है? एन है। तो ये क्या है? आपका स्पीड ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो पिछली क्लास में हमने मैग्नेटिक पिकअप मेथड में देखा था, तो वहां पर क्या होता था कि 1 मिनट में जितनी पल्स काउंट की जाती है और रोटर के जो टिथ होते हैं उनकी संख्या का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? स्पीड मेथड होता है। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें मैग्नेटिक पिकअप की, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी, तो मैग्नेटिक पिकअप मेथड था, उसमें जो स्पीड याद करने का फॉर्मूला था, स्पीड बराबर क्या था? पल्स काउंटेड डिवाइड बाय क्या?
नंबर ऑफ टीथ ऑन द रोटर। तो यहां पर यदि हम दोनों में समानताएं देखें कि जो मैग्नेटिक पिकअप मेथड था उसमें जो पी क्या थी कि 1 मिनट में काउंट की गई पल्स की संख्या, जबकि यहां पर क्या है 1 मिनट में फ्लैश की संख्या है। ठीक है, और यहां पर क्या था कि जो एन है वो रोटर के क्या थे, टिथ थे। यहां पर ये क्या है, रोटर के क्या है, पैटर्न है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो मैग्नेटिक पिकअप मेथड और स्ट्रोबोस्कोपिक मेथड होता है ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं, या आप कह सकते हो सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या थे, किसके एग्जाम्पल थे, आपके मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर के एग्जाम्पल थे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर में यदि हम सबसे पहले बात करें किसकी, लीनियर रेजिस्टिव पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी, लिख लीजिए विभव मापी। ठीक है, पहला एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर का। तो इसमें देखिए यहां पर क्या होता है कि इस प्रकार से रेजिस्टेंस है आपका, है ना। यहां पर इनपुट वोल्टेज मान लीजिए V इन है आपकी। ठीक है, इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है मान लीजिए R इन है, और ये जो इस पॉइंट से, पॉइंट A से लेकर के B के मध्य की जो दूरी है मान लीजिए L है, और यहां पर ये आउटपुट साइड में आपका कॉमन पॉइंट है। अब यहां पर क्या होता है कि एक भुजा होती है जिसे स्वेपिंग आर्म बोलते हैं, तो ये कम ज्यादा होती है। तो यहां पर मान लीजिए इसकी दूरी ये है, तो इसे L डैश बोल दिया है, इसे मैंने R डैश बोल दिया है, और इसे क्या बोल दिया है, V0 बोल दिया है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर जब ये इसके पास होगी या इससे दूर जाएगी तो इसकी जो रेजिस्टेंस की लंबाई है वो परिवर्तित होगी, और लंबाई परिवर्तित होने के साथ साथ आपको पता है प्रतिरोध भी परिवर्तित होगा, और आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर आपका आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल है। तो आउटपुट वोल्टेज है वो किस पर निर्भर कर रही है, यहाँ पर जो इसकी लंबाई है उस पर, या आप कह सकते हो विस्थापन मान लेते हैं x, विस्थापन x इस पे निर्भर कर रहा है। तो आउटपुट तो आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल। इसी प्रकार इसका रेजिस्टेंस भी आपको पता है कि जब यहां से ये इस वाली साइड में जाता है तो रेजिस्टेंस अधिक होगा, इधर आएगा तो यहाँ आउटपुट का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ये भी क्या है, विद्युतीय इकाई है। तो यहां पर रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस भी किस पे निर्भर करेगा, विस्थापन पे। तो यहां से आपको पता चला कि जो आपके इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर होते हैं उनका आउटपुट हमेशा क्या होता है, विद्युतीय होता है। ठीक है ना, तो ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर या सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होते हैं उनका आउटपुट हमेशा क्या होगा, विद्युतीय होगा, यानी इलेक्ट्रिकल होगा। ठीक है, अब यदि इसमें दूसरा एग्जांपल देखें हम कि एंगुलर विभवमापी, कोणीय, एंगुलर पोटेंशियोमीटर बोल सकते हो, या कोणीय विभवमापी, कोणीय विभवमापी। ठीक है, तो एंगुलर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये है कोणीय विभवमापी यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इसमें ये एक क्या है, भुजा है। ठीक है, स्वेपिंग वाली। तो आपको पता है कि ये इधर से इधर क्या है, कोण बनाती है। तो यहां पर इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो किस पे निर्भर करेगा,
थीटा पे कि कितना डिग्री आपकी स्वेपिंग आर्म विस्थापित हुई है, लेकिन आपका आउटपुट क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में मिल रहा है। इसी प्रकार यदि आप आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करोगे तो वो भी आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है, लीनियर यानी रेखीय विभव मापी हो सकता है, कोणीय विभव मापी हो सकता है। इसके अलावा यदि हम थर्ड एग्जाम्पल बात करते हैं कि आपका जो थर्ड है जैसे स्ट्रेन गेज है ना, स्ट्रेन गेज। ठीक है, तो स्ट्रेन गेज की हम बात करें तो यहां पर जो स्ट्रेन गेज होता है इससे सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस भी, और इसके अलावा ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि स्ट्रेन गेज होता है ये हमेशा पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि स्ट्रेन गेज पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट यानी प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ध्यान में रखना है कि जो स्ट्रेन गेज होता है वो पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, स्ट्रेन गेज है, क्या है, स्ट्रेन गेज है, और इस स्ट्रेन गेज के इनपुट में यदि आप कोई बल लगाते हैं F यानी फोर्स, या आप क्या करते हो इसे खींचते हो टेंसाइल, है ना, तो आपको आउटपुट में क्या प्राप्त होगा कि प्रतिरोध में जो परिवर्तन है वो आपको प्रतीत होगा। तो स्ट्रेन गेज का हमेशा ध्यान में रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए यदि यहां पर हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो सेंसिटिविटी क्या होती है, आउटपुट में परिवर्तन बटे इनपुट में परिवर्तन। तो चेंज इन आउटपुट बटे क्या होता है, चेंज इन इनपुट होता है। यानी किसी भी उपकरण के इनपुट में यदि थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए तो उसके अनुसार यदि आउटपुट में परिवर्तन दिखाई देता है तो वो उसकी क्या कहलाती है, सेंसिटिविटी कहलाती है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि सेंसिटिविटी क्या होती है कि यदि किसी उपकरण के इनपुट में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए तो उसके अनुसार आउटपुट में परिवर्तन दिखाई देता है तो वो हमेशा आपका क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी कहलाता है। यदि हम सेंसिटिविटी की बात करें यहाँ पर इसकी, तो आउटपुट में परिवर्तन जैसे मान लीजिए कि पहले प्रतिरोध क्या था, R था, अब परिवर्तित क्या हो गया है, डेल R और हो गया है, तो आउटपुट में परिवर्तन क्या हुआ, डेल R बटे R, और आपने इनपुट क्या लगाया था, यहां पर स्ट्रेन लगाया है, क्या दिया है आपने इसे, स्ट्रेन, क्या दिया है, स्ट्रेन दिया है। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि सेंसिटिविटी के बराबर भी हम क्या लिख सकते हैं कि आउटपुट के प्रतिरोध में परिवर्तन का रेशियो बटे स्ट्रेन जो आपने बल लगाया है, इसे ही हम क्या कहते हैं, गेज फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से पहला फॉर्मूला आपका आता है गेज फैक्टर बराबर डेल R बटे R डिवाइड बाय स्ट्रेन। ठीक है, तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे इस फॉर्मूला को। अब देखिए आगे,
अब देखिए, तो यहां से यदि मैं स्ट्रेन को प्रदर्शित करता हूं, यहां पर गेज फैक्टर बराबर आपका क्या है, डेल आर बटे आर डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन किसको प्रदर्शित कर रहा है, स्ट्रेन को। अब देखिए ध्यान में रखना है, चूंकि एप्सिलॉन बराबर क्या होगा, डेल एल बटे एल होगा। क्यों कि आपने क्या है, इसे खींचा है, तो खींचा है तो लंबाई में परिवर्तन, और लंबाई में परिवर्तन होने के कारण यहां पर इसके प्रतिरोध में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो यहां से एक फॉर्मूला तो क्या आता है, आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो गेज फैक्टर बराबर डेल आर बटे आप क्या लिख सकते हो, आर इंटू एप्सिलॉन। तो प्रतिरोध में परिवर्तन का फॉर्मूला क्या आ गया, यहां पर इसको इधर गुणा करा दीजिए, आर इंटू एप्सिलॉन इंटू गेज फैक्टर। एक तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यदि यहां पर इसकी वैल्यू रख देते हैं तो आपके पास फॉर्मूला क्या आता है, गेज फैक्टर बराबर डेल आर बटे आर अपॉन में डेल एल अपॉन में एल आता है। तो अब देखिए यहां पर इसको चेंज करते हैं, तो गेज फैक्टर बराबर क्या आ जाएगा, डेल आर बटे डेल एल इंटू एल बटे क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई भी चालक है, ये कोई भी क्या है, चालक है, ठीक है। इस चालक पे आपने यहां पर बल लगाया, तो पहले इसकी लंबाई थी मान लीजिए L थी, ठीक है, और इसका प्रतिरोध मान लीजिए क्या था, R था। अब क्या है, खींचने के कारण इसके लंबाई में मान लीजिए डेल L क्या हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है, तो इसके प्रतिरोध में भी परिवर्तन कितना आएगा, डेल R होगा। तो यानी कि जो नई लंबाई होगी आपकी, तो वो न्यू लंबाई क्या होगी, L डैश बराबर, यहां से आप क्या लिख सकते हो, L प्लस डेल L, और जो नया प्रतिरोध होगा खींचने के बाद वो क्या होगा, R प्लस डेल R। तो R तो आपका क्या था, पुराना प्रतिरोध था, ये R डैश क्या है, नया प्रतिरोध है। तो आपको यहां पर ये पता चल गया कि चालक को खींचने पर, ठीक है ना, खींचने के कारण प्रतिरोध की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि R इक्वल टू क्या होता है, रो L बटे A होता है, यानी लंबाई को बढ़ाने पर हमेशा क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। जबकि क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिखेंगे कि डेल R है, उसकी वैल्यू क्या है, R से क्या है, अधिक है। तो यहां से भी बहुत बार पूछा गया है कि जो अनस्ट्रेन्ड कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा, स्ट्रेन्ड कंडक्टर से क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या लिखेंगे, खींचे गए चालक का प्रतिरोध हमेशा बिना खींचे चालक से अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। तो एक फॉर्मूला तो यहां पर आपका ये आ चुका है। यदि हम सेकंड फॉर्मूले की बात करें यहां पर कि सेकंड फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो गेज फैक्टर बराबर आप लिख सकते हो 1 प्लस 2 म्यू। तो ये गेज फैक्टर का दूसरा फॉर्मूला है, 1 प्लस 2 म्यू प्लस यहां पर आप लिख सकते हो डेल
यहाँ पर आप लिख सकते हो L/में लिख सकते हो एप्सिलॉन। ठीक है, ये फॉर्मूला भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में मतलब क्या है कि ये जो 1 है, ये 1 किसको प्रदर्शित करता है कि आपका जो चालक है उसकी लंबाई में परिवर्तन करने के कारण प्रतिरोध में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर ध्यान में रखना है कि ये जो 1 है ये क्या है कि चालक की लंबाई में परिवर्तन के कारण प्रतिरोध में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। जबकि यहां पर जो 2μ है ये किसको प्रदर्शित करता है कि आपका जो चालक है उसका व्यास में जो परिवर्तन होता है। आपको पता है चालक को खींचोगे तो व्यास क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, डायमीटर क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि चालक के व्यास में परिवर्तन के कारण प्रतिरोध में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। इस पॉइंट को भी आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो डेल L/में आपका L/में क्या है, म्यू है ना। तो ये हमेशा किसको प्रदर्शित करता है, ये हमेशा पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट को प्रदर्शित करता है। यानी पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट के कारण प्रतिरोध में जो परिवर्तन आता है उसे प्रदर्शित करता है। तो ये किसको प्रदर्शित करता है, पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट को प्रदर्शित करता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि गेज फैक्टर की वैल्यू मेटल के लिए अधिक होती है, धातु के लिए अधिक होती है या अर्धचालक के लिए होती है। ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं, उनमें क्या है कि आपका जो गेज फैक्टर का वैल्यू होता है वो अधिक होता है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि इनकी वैल्यू क्या होती है तो वो भी आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो यहां पर यदि मेटल की बात की जाए, यानी धातु की बात की जाए, मेटल, तो मेटल के लिए जो गेज फैक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है, 1+2μ के बराबर होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन गेज फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, तो गेज फैक्टर इक्वल टू होता है आपका 2 से 3 होता है। मतलब कितना होता है, 2 से 3 होता है। जबकि सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर की जो गेज फैक्टर है उसका वैल्यू 3000 से लेकर के 4000 के मध्य होता है। तो आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके गेज फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, धातु में कितना होता है, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक में कितना होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि सेमीकंडक्टर के लिए गेज फैक्टर का मान हमेशा मेटल से यानी धातु से अधिक होता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि स्ट्रेन गेज को हमेशा किस एंगल पर लगाया जाता है,
तो जो स्ट्रेन गेज आपका मीटर होगा उसको 45 डिग्री एंगल पर लगाया जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो स्ट्रेन गेज मीटर को 45 डिग्री कोण पर लगाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको हमेशा क्या है ध्यान में रखना है। तो ये था आपका क्या स्ट्रेन गेज मीटर, जो क्या है इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर का ही पार्ट है। और इससे संबंधित हमेशा क्या है एग्जाम में काफी बार क्या है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में जो आपका थर्मल डिवाइसेस होती है, ठीक है, या थर्मल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी तापीय जो उपकरण होते हैं, वो भी आपके किसके अंडर में आते हैं, हमेशा इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दिया गया है कि एग्जाम्पल दिया गया है आपको कि स्ट्रेन गेज में क्या है आपका प्रतिरोध की वैल्यू दी रखी है आपको 250 ओम। ठीक है, और यहां पर प्रतिरोध में परिवर्तन दे रखा है आपको 0.15 ओम, और आपका जो स्ट्रेन है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1.5 इंटू 10⁻⁴ दे रखी है। ये क्या है न्यूटन इंटू मीटर में दी गई है। ठीक है ना, तो जैसे यहां पर क्या दी गई है, हाँ, तो यहां पर ये वैल्यू दे रखी है आपको। तो यहां से आपको पूछा गया है कि गेज फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो गेज फैक्टर बराबर यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, डेल आर बटे आर डिवाइड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहां पर डेल आर की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, तो गेज फैक्टर बराबर डेल आर की वैल्यू 0.15, ठीक है, डिवाइड बाय 250, ये नीचे आ जाएगा यहां पर, तो 250 गुणा 1.5 गुणा 10⁻⁻⁴ दे रखा है ना। तो यहां से देखिए कि ये जो वैल्यू है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बटे 10 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, बटे 100 लिख सकते हैं, है ना, बटे 100 लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर देखिए तो ये वैल्यू क्या हो गई, 15/100 गुणा 250, ठीक है, गुणा 15, ठीक है, और यहां पर जो 10 था ऊपर चला गया, और यहां पर नीचे क्या है आपका गुणा 10⁻⁴ है ना। तो 15 से आपका 15 कैंसिल हो गया, यहां से एक 0 कैंसिल हो गया, है ना। तो ये 10⁻⁴ है, ये ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी +4, यानी 1 और 4 टाइम 0, नीचे कितना बचा 2, 25, 100 बच गया, है ना। तो 2 0 से यहाँ 2 0 और 25 से 4 बार चला गया, तो गेज फैक्टर का मान कितना आ चुका है, यहाँ पर 4 आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार के आपसे क्या है एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा प्रतिरोध में परिवर्तन का भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कोई भी एग्जाम्पल दिया है, नेक्स्ट जैसे आपको दिया है प्रतिरोध में एग्जाम्पल, नेक्स्ट जैसे प्रतिरोध में परिवर्तन आपको यहां पर दे रखा है 1.5,
और प्रतिरोध दिया है 500 और इसके अलावा आपको दे रखी है यहाँ पर जो वैल्यू है गेज फैक्टर उसकी वैल्यू 3 दे रखी है। गेज फैक्टर की वैल्यू कितना दे दी है? 3 दे दी है। तो यहां से आपसे पूछा गया है कि स्ट्रेन की वैल्यू ज्ञात करो। तो एप्सिलॉन की वैल्यू आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू जब आप ज्ञात करोगे यहां पर तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? गेज फैक्टर बराबर डेल आर और आर नीचे चला गया इनटू एप्सिलॉन, तो ये इधर जाएगा तो आपका एप्सिलॉन बराबर क्या आ जाएगा? डेल आर बटे, यहां से गेज फैक्टर नीचे आ जाएगा तो आर इनटू गेज फैक्टर, है ना। तो यहां पर प्रतिरोध में परिवर्तन कितना दिया आपको? 1.5, तो 1.5 बटे यहां पर आर की वैल्यू 500 और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 3, है ना। कितनी दी है? 3 दी है। तो इस 3 से इसे काटोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.5 आ चुकी है ना। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो? ये 2 0 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1 0 ये हो गया। तो इसको लिख सकते हो 5 गुणा 10 की घात -3 बटे 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो इसका स्ट्रेन का मान कितना आ गया? 0.001 आ चुका है। तो इस प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किससे संबंधित? स्ट्रेन गेज मीटर से संबंधित। तो ये आपका क्या था? स्ट्रेन गेज था। अब यदि हम थर्मल डिवाइसेस की बात करते हैं जो किसके अंतर्गत आती है? इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के अंतर्गत आती है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि थर्मल उपकरण यानी तापीय उपकरण, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे? तापीय उपकरण, तापीय उपकरण भी इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका पहला एग्जाम्पल है तापीय उपकरण का, जो किस में आता है? इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर में आता है। जैसे थर्मामीटर है ना। तो थर्मामीटर में जैसे फर्स्ट है आपका कि मरकरी ग्लास टाइप होता है। सबसे पहला कौन सा होता है? मरकरी ग्लास टाइप। तो ये ताप कहां तक मापन कर सकता है? तो ये ताप हमेशा लेस देन 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर सकता है? ताप का मापन कर सकता है। कौन सा थर्मामीटर? मरकरी ग्लास। और इसी का जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा है? प्लेटिनम टाइप। यानी इस थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लेटिनम का। तो ये लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करता है? ताप का मापन करता है। इसी प्रकार आपका यदि दूसरा थर्मल उपकरण की बात करें तो बाईमेटेलिक स्ट्रिप होती है। तो जो बाईमेटेलिक स्ट्रिप होती है इसका प्रयोग आप ट्यूबलाइट स्टार्टर में करते हो, रेफ्रिजरेटर में भी करते हो, एयर कंडीशनर में भी प्रयोग करते हो। तो जैसे आपका बाईमेटेलिक स्ट्रिप में क्या होता है कि यहां पर 2 मेटल्स होती है, ठीक है ना। यहां पर क्या होती है? 2 मेटल्स होती है, ठीक है। दोनों का ताप गुणांक क्या होता है? अल्फा ए और इसका मान लीजिए अल्फा बी। तो हमेशा अल्फा ए का मान अल्फा बी से अधिक होगा। तो आपको पता है कि जब ये कांटेक्ट में रहती है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है तो ये कनेक्शन की क्या रहती है? कांटेक्ट में रहती है। और जैसे ही क्या होता है कि इसका ताप बढ़ जाता है तो ये हमेशा क्या हो जाती है? मुड़ जाती है और यहां से कांटेक्ट क्या कर देती है? ओपन कर देती है। तो बाईमेटेलिक जो स्ट्रिप होती है इसका प्रयोग आप किस में करते हैं? इसका यूज जैसे ट्यूबलाइट स्टार्टर में,
ट्यूबलाइट स्टार्टर में। ठीक है, इसके अलावा आप रेफ्रिजरेटर में करते हो और एयर कंडीशनर यानी एसी में इसका यूज करते हो। तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप भी क्या है, आपकी तापीय उपकरण है जो किसके अंतर्गत आता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम यदि बात करें आरटीडी, तो आरटीडी क्या आता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर होता है। तो ये ताप कहां से कहां तक मापन करता है, 183 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के ये 630 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप का मापन कर सकता है। इसके अलावा आपका क्या होता है, थर्मिस्टर होता है। क्या होता है, थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या है कि एक ऋणात्मक तापमापक युक्ति है। तो -55 डिग्री सेंटीग्रेड या -65 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के +15 डिग्री सेंटीग्रेड तक का क्या कर सकता है, ये ताप का मापन कर सकता है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी युक्ति ऋणात्मक ताप का मापन करती है, तो वो थर्मिस्टर होता है जो -55 डिग्री से -65 डिग्री टू +15 डिग्री सेंटीग्रेड तक का क्या कर सकता है, ताप का मापन कर सकता है। इसमें डिफरेंस यही होता है कि ये हमेशा ताप के साथ प्रतिरोध में परिवर्तन किसका होगा, चालक का होगा, जबकि यहाँ पर जो चालक प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, सेमीकंडक्टर टाइप होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे मेटल का। तो मेटल का हमेशा ताप गुणांक धनात्मक होता है, इसलिए ये धनात्मक ताप का मापन करता है, जबकि सेमीकंडक्टर होता है उसका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, इसलिए वो ऋणात्मक ताप का क्या करता है, मापन करता है। इसके अलावा ये आपका कौन सा है, जिससे थर्मोकपल है, थर्मोकपल। तो जो थर्मोकपल होता है वो नॉर्मली 1100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का मापन करता है और मैक्सिमम आपका 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या कर सकता है, ताप का मापन कर सकता है। तो ये भी आपका इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के अंतर्गत आता है। इसका बहुत फेमस क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है। यदि आप कोई 2 से 3 एग्जाम देते हो तो किसी एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किस सिद्धांत पे, तो सीबेक इफेक्ट के सिद्धांत पे ये क्या करता है, कार्य करता है। तो सीबेक इफेक्ट क्या होता है कि जब दो अलग अलग पदार्थों से निर्मित धातु होती है और एक को गर्म किया जाता है, एक को ठंडा रखा जाता है, तो दोनों को एक पास लाते हैं, तो जो क्या होता है कि हॉट जंक्शन के इलेक्ट्रॉन कोल्ड जंक्शन की ओर प्रवाहित होते हैं, जिसके कारण दोनों धातुओं के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है, सीबेक इफेक्ट कहलाता है। उसके बाद में आता है आपका थर्मोपाइल होता है। ये आपका लेस देन 2500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का मापन कर सकता है। और एक होता है पायरोमीटर है ना, ये सबसे अधिक 2500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप का क्या करता है, मापन करता है। ठीक है, तो ये आपके सारे क्या हैं, थर्मल इंस्ट्रूमेंट हैं जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिव ट्रांसड्यूसर और पैसिव ट्रांसड्यूसर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।